प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेटा किसी कारणवश मेरा जो पुराना चैनल था वो डिलीट हो गया है, तो अब से आपको जो भी सारी वीडियो होंगी वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सपोर्ट कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के लिए रहेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th में भी है और क्लास 10th की बोर्ड में भी आएगा। तो इसको हम एक साथ कवर करेंगे और ये इस टॉपिक की वन शॉट वीडियो रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या होता है? अगर साधारण शब्दों में कहे तो बेटा ये प्रवाह है या एक तरह का फ्लो है कुछ चीज़ों का। जैसे कौन कौन सी चीज़ें? तो बेटा वस्तुओं का, व्यक्ति का, विचारों का, इसके अलावा सेवाओं का प्रवाह एक देश से दूसरे देश के बीच। तो इसकी परिभाषा या अर्थ क्या हो जाएगा? एक देश से दूसरे देश के बीच बिना किसी रोक टोक के वस्तु यानी कि गुड्स, व्यक्ति, पीपल, विचार, आइडियाज़ और सेवाएं या सर्विसेज, इनका बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश के बीच प्रवाह या आवाजाही या आदान प्रदान, उसी को हम क्या कहेंगे? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी। तो सिंपल भाषा में इसका अर्थ हो जाएगा विश्व के विभिन्न देशों के बीच वस्तु, व्यक्ति, विचार, सेवाओं और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान या आवाजाही या फ्लो या प्रवाह, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? वैश्वीकरण। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कारणों की, कि जो वैश्वीकरण है उसके क्या क्या कारण रहे हैं। तो बेटा वैश्वीकरण के लिए या इन चीज़ों के प्रवाह के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार होंगे? तो सबसे पहला कि जो वैश्वीकरण है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके विकास की वजह से जो वैश्वीकरण है वो संभव हुआ है। आज के पास टाइम हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम यहीं बैठे ही यूएसए में बैठे व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसके साथ अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। दूसरा है बेटा यातायात के साधन। ट्रांसपोर्टेशन का विकास इतना हो गया है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया है। तो सेकंड कारण क्या हो जाएगा? यातायात के साधनों का विकास। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड हो जाएगा संचार। वैसे संचार जो है या कम्युनिकेशन वो इसी का पार्ट हो जाएगा, लेकिन आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं। संचार प्रौद्योगिकी जो है जैसे टीवी, रेडियो, है ना, सैटेलाइट, ये सब क्या है? इनकी वजह से भी आइडियाज़ या जो भी सेवाएं हैं उनको हम आसानी से एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं या उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगला अगर हम बात करें तो बेटा वो है देशों की पारस्परिक निर्भरता। यानी जो देश है वो क्या है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। आपको पता होगा कि बेटा जो रिसोर्सेज है वो हमारे अर्थ पर अनइवनली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी उनका जो वितरण है वो असमान है। किसी देश में कोई से संसाधन ज़्यादा मात्रा में है, वहीं दूसरे देश में दूसरा संसाधन या खनिज जो है वो अधिक मात्रा में। इस वजह से क्या है? देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और इस निर्भरता ने क्या है बेटा? वैश्वीकरण को संभव बनाया है। ठीक है। तो ये क्या है? वैश्वीकरण के कुछ मूलभूत या मेन कारण है जिनकी वजह से जो वैश्वीकरण है वो संभव हुआ है। आपको यही ऐसे ही टॉपिक वाइज लिखना है, पहले उसका अर्थ फिर है उसके कारण। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, यातायात के साधनों का विकास, संचार प्रौद्योगिकी का विकास और देशों की पारस्परिक निर्भरता। ठीक है, ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से वैश्वीकरण संभव हुआ है। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के परिणामों की। तो जो वैश्वीकरण के परिणाम हैं वो बेटा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीन तरह के हैं। इनमें मैं आपको इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव बेटा साथ साथ बताऊंगा, तो आप उनको इस हिसाब से लिख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक प्रभावों की या राजनीतिक परिणामों की। तो राजनीतिक परिणामों की जहाँ तक बात है
वैश्वीकरण की वजह से क्या है बेटा, जो राज्य था या स्टेट था वो पहले क्या था, कल्याणकारी राज्य होता था और वो समाज कल्याण के लिए काम करता था। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, जो राज्य है वो एक तरह का हस्तक्षेपकारी राज्य बन गया है, यानी वो इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं रही है, क्योंकि आज के टाइम पर क्या है बेटा, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो प्राइवेट हो गई है और जो राज्य है उसने अपने आप को सीमित कर लिया है सिर्फ कानून और व्यवस्था बनाने के लिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। तो पहला इसका कारण क्या है, राजनीतिक या प्रभाव, कि जो राज्य है वो पहले कल्याणकारी राज्य था लेकिन अब वो हस्तक्षेपकारी राज्य बन गया है। दूसरा, जो राज्य है उसने अपने आप को सीमित कर लिया है सिर्फ लोगों की कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा तक। ये इसके होगा क्या, एक तरह से नकारात्मक प्रभाव। अगर हम पॉजिटिव की बात करें या सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो बेटा जो राज्य है अब उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से क्या है, वो अपने जो भी नागरिक हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा करना आसान हो गया है। तो नकारात्मक में हो जाएगा कि राज्य क्या है, अब यह हस्तक्षेपकारी राज्य बन गया है। और सकारात्मक क्या हो जाएगा कि राज्य की शक्ति को बढ़ावा मिला है या राज्य और ताकतवर हो गया है, क्योंकि प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी की वजह से वो अपने नागरिकों की जो इन्फॉर्मेशन है उनको आसानी से उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, ये हो गए बेटा इसके राजनीतिक प्रभाव। बुक में जितना है आपकी मैं आपको उतना ही बताऊंगा, आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगला है बेटा इसके आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव की बात करें तो बेटा व्यापार में वृद्धि हुई है ना। देशों में क्या है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार की वृद्धि हुई है। बेटा इस व्यापार की वृद्धि के लिए क्या कारण जिम्मेदार है, तो बेटा वो है उदारीकरण की नीति, लिबरलाइजेशन पॉलिसी या उदारीकरण की नीति। अब इसको आप वैश्वीकरण का एक कारण ही मान सकते हैं, पांचवा कारण। अब उदारीकरण की नीति क्या होती है, तो बेटा जब कोई देश व्यापार पर लगे हुए अवरोधों को हटा देता है या उनमें छूट दे देता है तो उस नीति को क्या कहा जाता है, उदारीकरण। एक तरह से मान लो कि पहले किसी देश ने अपने व्यापार को, जैसे भारत ने ही क्या किया था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो बेटा उसने क्या थी, एक संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी। और ये संरक्षणवाद की नीति क्या थी, तो भारत ने क्या कहा था कि हमारे जो उद्योग है वो खुद से ही वस्तुएं बनाएंगे, हम बाहर से क्या है उसका निर्यात नहीं करेंगे, ताकि जो हमारे उद्योग है वो अच्छे से विकसित हो सके। तो ये जो नीति थी भारत की उसको कहते हैं संरक्षणवाद की नीति। लेकिन बेटा भारत ने 1991 में अपनी जो आर्थिक नीति थी या इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें बेटा उदारीकरण की नीति अपनाई, जिसके तहत भारत ने क्या किया, जो निर्यात पर आयात पर जो लगने वाले वो थे, कर थे, उनको उसने कम कर दिया या पूर्णतः हटा दिया। जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, उदारीकरण की नीति में जो एमएनसीज होती है वो क्या करती है, वो दूसरे देश में एफडीआई करती है। अब एमएनसीज क्या होती है, तो बेटा एमएनसी होती है मल्टीनेशनल कंपनी, यानी ऐसी कंपनियां जो कि एक से ज़्यादा देशों में क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, या उनकी जो ओनरशिप है उसकी कंपनियां हैं वो अलग अलग देशों में होती है। ठीक है, बात करें एफडीआई की तो बेटा एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब ये क्या होता है, तो बेटा जब भी कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी या एमएनसी किसी दूसरे देश में अपनी फर्म खोलती है या अपनी कंपनी खोलती है तो वो उसमें क्या करती है, पूंजी लगाती है, मशीनें खरीदती है, ठीक, और अपनी कंपनी सेटअप करती है। तो उससे क्या होता है, वो उस दूसरे देश में अपनी जो पूंजी लगा रही है उसको कहते हैं निवेश करना। तो जब कोई देश उदारीकरण की नीति को फॉलो करता है तो उसको क्या कहा जाता है, फिर उसमें एफडीआई देश में बढ़ जाता है। अब जब एफडीआई होगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा बेटा, जब दूसरे देश से कंपनी आएंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उससे क्या होगा बेटा, किसी देश की जीडीपी बढ़ेगी। अब जीडीपी क्या होती है, तो बेटा आपको पता होगा कि जो आर्थिक गतिविधियां होती है उसके बेटा तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अब ये जो तीनों क्षेत्र है इनके किसी एक वर्ष के अंदर इन तीनों क्षेत्रों द्वारा बेटा कितनी वस्तुएं और कितनी सेवाएं
उपलब्ध कराई गई उनका जो अंतिम मूल्य होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, किसी देश की जीडीपी। ठीक है, तो जब किसी देश में आय जनरेट होगी तो उसमें क्या है, उसकी जीडीपी भी ग्रोथ करेगी। तो ये हो गया हमारा क्या है, आर्थिक प्रभाव, जिसमें क्या बेटा व्यापार में वृद्धि हुई है। देशों ने उदारीकरण की नीति अपनाई है जिससे व्यापार बढ़ा है। अब व्यापार बढ़ने का कारण क्या है, ये नीति, जिसकी वजह से बेटा बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने दूसरे देशों में एफडीआई किया है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। भारत ने आज़ादी के बाद क्या था, संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी, जिसमें भारत ने क्या था, एक तरह से आयात को बंद कर दिया था ताकि जो देशी हमारे उद्योग है वो विकसित हो सके। लेकिन 1991 में भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई, जिसके बाद से भारत में क्या है बेटा, एफडीआई हुआ है और भारत में अर्थव्यवस्था में सुधार आए हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके क्या, आर्थिक परिणाम या आर्थिक प्रभाव। आगे हम बात करेंगे सांस्कृतिक प्रभाव की। अब सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो बेटा वैश्वीकरण की वजह से जो संस्कृतियां हैं, देश जो हैं वो एक दूसरे की संस्कृति का एक तरह से सम्मान करने लगे हैं। उन संस्कृतियों में क्या है, एक तरह का संतुलन पैदा हो गया है या परस्परता बढ़ी है। ठीक है, देश एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति के साथ क्या है, संबंध अच्छे हुए हैं, देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। वहीं जो ये वैश्वीकरण है उसमें बेटा अगर इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करें, सांस्कृतिक नकारात्मक प्रभाव, तो बेटा जो छोटे देश हैं उनकी संस्कृतियाँ क्या है, अब वो बड़े देशों द्वारा एक तरह से दबाई जा रही है, या जो पश्चिमी संस्कृति है उसको बेटा छोटे देशों की संस्कृति ज़्यादा अपनाती जा रही है, जिसकी वजह से उनकी जो संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। ठीक है, पश्चिमी संस्कृति का छोटे देशों की संस्कृति पर अधिक प्रभाव होता जा रहा है। खासकर बेटा यूएसए की जो संस्कृति है, जैसे आपके देश में पेप्सी का आना, आप जीन्स पहनते हैं, ठीक है, बर्गर खाते हैं, ये सब क्या है, ये बेटा पश्चिमी संस्कृति के कुछ तत्व है जो कि आज के टाइम पर हमारी संस्कृति ने भी उसको अपना लिया है। अब बेटा किसी देश द्वारा ये यूएसए की संस्कृति को अपनाया जाना या पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपनाया जाना, इस प्रक्रिया को कहा गया है बेटा मैकडोनल्डीकरण। क्या कहा गया है, मैकडोनल्डीकरण। ठीक है, ये क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी छोटे देशों द्वारा एक तरह से यूएसए की संस्कृति को फॉलो करना, अपना लेना, उसी को क्या कहा गया, उस प्रक्रिया को मैकडोनल्डीकरण। तो बेटा ये हो गए इसके क्या, सांस्कृतिक प्रभाव, जिसमें क्या है, पॉजिटिव की बात करें तो एक देश दूसरे देश की संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ा है, सहयोग बढ़ा है। ठीक है, लोगों ने एक दूसरे की संस्कृति से बहुत कुछ सीखा है। ठीक, वहीं कुछ जो ताकतवर देशों की संस्कृतियां हैं उनकी वजह से क्या है बेटा, कुछ छोटी जो संस्कृतियां हैं, छोटे देशों की संस्कृतियां हैं, उनके लुप्त होने का एक तरह से खतरा बना हुआ है। वहीं कुछ देशों ने क्या है, यूएसए की संस्कृति को फॉलो किया है, जिसको क्या क्या कहा गया है, मैकडोनल्डीकरण। अब बेटा वैश्वीकरण की वजह से और भारत में क्या क्या फायदे हुए हैं, या भारत के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, या पूरे विश्व में उसका क्या प्रभाव है, तो कुछ जनरल से पॉइंट बता देता हूँ। बेटा वैश्वीकरण के आने से क्या है, जो तुम्हारे पास जो भी वस्तुएं हैं उसके हमारे पास क्या है, ज़्यादा विकल्प हो गए हैं। दूसरा, उसमें गुणवत्ता में सुधार आया है, क्योंकि बेटा जो कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां और छोटी कंपनियां, वो क्या है, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है या एक तरह से कंपटीशन करती है, जिससे क्या हुआ है, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आया है। वहीं जब ये एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है तो उससे बेटा जो कीमत है वस्तुओं की वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब जिस टाइप का उपभोक्ता है उसको उसके हिसाब से क्या है, वस्तुएं उपलब्ध हैं। ठीक, किसी अगर इनकम आय कम है तो वो अपनी आय के अनुसार वस्तुएं खरीदता है, जिसकी इनकम ज़्यादा है वो अपनी ज़्यादा के हिसाब से वस्तुएं खरीदता है। तो पहली चीज़ तो क्या हुई है बेटा, विकल्प बढ़े हैं, गुणवत्ता में सुधार आया है, और उसके बाद कीमतें कम हो गई है। हम बात कर रहे हैं भारत की, और पूरे वर्ल्ड के में भी यही चीज़ें फॉलो आप कर सकते हैं।
दूसरा है बेटा भारत की जो कंपनियां हैं जैसे टाटा, ठीक है, इसके अलावा रेनबैक्सी, इन्फोसिस, ये कुछ भारतीय कंपनियां हैं जिनको वैश्वीकरण की वजह से बेटा क्या है, एमएनसी बनने का अच्छा खासा मौका मिला है। यानी अब ये जो कंपनी आई है एमएनसी बन चुकी है, और ये किसकी वजह से संभव हुआ है, वैश्वीकरण की वजह से। क्योंकि जब भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई तो इन कंपनियों ने बेटा क्या किया, अलग अलग देशों में अपनी कंपनियां खोली और अपने उत्पादन और अपने नेटवर्क को बढ़ाया, जिसकी वजह से क्या है, इन कंपनियों को बड़ी बड़ी कंपनी बनने का मौका मिला। बात करें अगले प्रभाव की तो बेटा रोजगार में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब भारत के जो लोग हैं जो भी शिक्षित है, प्रशिक्षित है, और बेटा उनके पास अगर कोई स्किल है या कौशल है तो वो सब लोग क्या है बेटा, उनको अब रोजगार मिलता है। अब इसी पॉइंट से बात कर लेते हैं नकारात्मक पॉइंट की। तो बेटा जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या है, उनको तो आगे आने का मौका मिला है, लेकिन जो छोटे उद्योगपति है, जिनके छोटे छोटे उद्योग हैं, वो नीचे हो गए हैं, यानी उनको फ़ायदा नहीं मिला है। वहीं रोजगार की बात करें तो बेटा जिन लोगों के पास क्या है, कोई स्किल होगी, उनके पास कोई प्रशिक्षण ले रखा होगा या वो शिक्षित होंगे, उन्हीं लोगों को क्या है, इन बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां मिलती है, रोजगार मिलता है। तो बाकी जो लोग हैं जिनके पास ये कौशल नहीं है वो बेटा बेरोजगार रह जाते हैं, ठीक है। अब वैश्वीकरण का विरोध भी होता है बेटा, तो दो तरह के विचारधाराएं हैं जो कि वैश्वीकरण का विरोध करती हैं। एक है वामपंथी और दूसरे हैं बेटा दक्षिणपंथी। एक जो है वो कहते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से बेटा जो राज्य है वो कमजोर हुआ है, ठीक है, और राज्य की जो पहले शक्ति थी वो अब नहीं रही है, ठीक। वहीं जो दूसरे हैं वो कहते हैं कि इसकी वजह से क्या है, छोटी संस्कृतियां लुप्त होती जा रही है। बेटा वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए कुछ संगठन भी बनाए गए हैं। उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट संगठन है उसको कहा जाता है बेटे WSF। अब इसका मतलब क्या होता है, तो बेटा इसका मतलब है वर्ल्ड सोशल फोरम। बात करें कि कौन कौन इसके सदस्य है या किन किन लोगों ने इसको बनाया है, तो बेटा जो मानव अधिकारी है यानी ह्यूमन राइट्स का जो फेवर करते हैं वो लोग इसमें शामिल है, मजदूर इसमें शामिल है, पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले या पर्यावरणीय मुद्दों की बात करने वाले वो लोग इसमें शामिल हैं। अब ये लोग इसका क्या विरोध करते हैं कि बेटा जो वैश्वीकरण है उसकी वजह से या उदारीकरण की वजह से पर्यावरण को नुकसान हुआ, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं जो है वो क्या है, इनकी वजह से ही आई है। क्योंकि जो विकसित देश है उन्होंने अपने विकास के चलते बेटा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसकी बात करें तो बेटा इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 2001 में हुई थी ब्राज़ील के पोर्टे एल्गोरे में। पोर्टे अल्गोरे, ठीक है, और ये कहाँ पर है बेटा, ये है ब्राज़ील में। बात करें इसकी अगली मीटिंग की या चौथी मीटिंग की, तो बेटा चौथी मीटिंग हुई थी बम्बई में, और इसकी जो सातवीं मीटिंग है वो हुई थी 2007 में, वो हुई थी बेटा नैरोबी केन्या में, ठीक है, या कीनिया में। तो ये है वर्ल्ड सोशल फोरम जो कि वैश्वीकरण का विरोध करता है। इसमें बेटा मानव अधिकारी, पर्यावरणवादी और मजदूर वगैरह या महिला संगठन जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। उन्होंने अलग अलग समय पर इसकी बैठकें बुलाई थी, मीटिंग की थी। पहली हुई थी यहाँ पर पोर्टे एल्गोरे में, दूसरी बम्बई में, चौथी हुई थी कहाँ पर, बम्बई में, और बेटा सातवीं हुई थी कहाँ पर, 2007 में नैरोबी केन्या में। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख देंगे। इसमें हमने बात की बेटा वैश्वीकरण के अर्थ की, यानी वस्तु, व्यक्ति, विचार और प्रौद्योगिकी का एक देश से दूसरे देश में बिना किसी रोक टोक के आवाजाही। फिर हमने बात की इसके पीछे क्या क्या कारण है, तो उसमें मैंने आपको 4-5 कारण बताए। पहला क्या था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास।
फिर टेक्नोलॉजी का विकास, परिवहन साधनों का विकास, इसके अलावा देशों की पारस्परिक निर्भरता और उदारीकरण की नीति। ठीक है। फिर हमने इसके सांस्कृतिक वो राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव की बात की, जिसमें हमने बात की कि जो सांस्कृतिक प्रभाव है, बड़ी संस्कृतियाँ छोटी संस्कृतियों दबाती जा रही है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो व्यापार वाणिज्य बढ़ा है, लेकिन जो छोटे उद्योगपति है या किसान हैं उनको इससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। फिर हमने बात की इसके प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध में बेटा दो तरह के लोग हैं, एक है वामपंथी और दूसरे है दक्षिणपंथी। वामपंथी लोग कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। वही जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो राज्य की ताकत को लेकर इसके ऊपर सवाल उठाते। फिर हमने बात की वर्ल्ड सोशल फोरम की, तो ये एक संगठन है जिसने वैश्वीकरण का विरोध किया है और उसकी ये बैठकें हुई थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।